हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर के आए आज सुपर सिक्स सवाल। सुपर सिक्स सवाल ऐसे जो सवाल हैं, वो जो 6 सवाल हमने ऐसे छांटे हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि परीक्षा का समय हमारे प्रिय बच्चों नजदीक आ गया है। 30 अप्रैल का हमारा एग्जाम है। हम बहुत जोरदार तरीके से हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्यों ना उन सवालों की तैयारी की जाए जो हमारी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमने जो सुपर सिक्स सवाल निकाले हैं वो हमारी टीम के द्वारा बहुत ही अनुभवी टीम के द्वारा ऐसे सवालों का जखीरा है हमारे पास जो आपको परीक्षा में पास कराने में बिल्कुल फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो हमने ऐसे 6 सवालों के हर एक प्रकार के वीडियो बनाए हैं। तो आइए, पहला सवाल है हमारा, ये स्क्रीन पर देखते हैं। पहला सवाल, 13/5 प्लस 2/3 भाग 1/2 इंटू 4/5 का 3/4 के मान तथा 126.75 में कितना अंतर है। तो ये वाला सवाल है। सबसे पहले कि ये जो सवाल है इसका मान का मतलब होता है उत्तर। तो ये जो सवाल है ना, इसका एक तो हमें क्या निकालना है, उत्तर निकालना है। और उत्तर निकालने के बाद क्या करेंगे आप, 126.75 में से आपको क्या करना है, माइनस। तो ये एक सरलीकरण है। सरलीकरण में सबसे पहले क्या हल किया जाता है, का चिन्ह, ये वाला का है जो का, ये गुणा हल करेंगे। फिर उसके बाद ये इसको भाग को हल कर देंगे। भाग किस किस के बीच में हो रहा है, 2/3 और 1/2 के बीच में। ये का ये गुणा किस किस के बीच में हो रहा है, 4/5 और 3/4 के बीच में। तो पहले इन दोनों सवालों को हल करो। सरलीकरण का मतलब होता है एक सवाल में कई सारे सवालों का सम्मिलित होना, तो उसी को सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण मतलब सरल करो। ये कठिन रूप में होते हैं, उनको हम सरल रूप में करते हैं। एक एक करके सवालों को हल करते चलो और सवालों की जगह उनके उत्तर लिखते चलते हैं। तो पहले इस सवाल को हल करो और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, उत्तर। 4/5 का 3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 3/5। इस वाले सवाल का आंसर कितना आया, 3/5। अब इस भाग को ले लो, 2/3 भाग का चिन्ह किसमें, भाग कैसे हल करते हैं, भाग के चिन्ह को बदल दो गुणा में और पीछे की संख्या को पलट दो। 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4/3। ये किसका आंसर आ गया, भाग का। और ये अपना किसका आंसर है, ये का वाले चिन्ह का, ये ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सवालों को तो खत्म कर देंगे और उनके स्थान पर क्या लिख देंगे, अपना आंसर लिख देंगे। अब सवाल को फिर वापस उतार लो, 13/5 प्लस ये जो भाग है इसकी जगह अपना आंसर लिख देंगे 4/3, और ये जो का वाला ये वाला सवाल है उसकी जगह अपना एक आंसर लिख देंगे। कौन सा आया है उसका आंसर, बीच में चिन्ह कौन सा है, इनटू, तो इनटू लिख देंगे 3/5। अब इसमें से सबसे पहले प्रिय बच्चों बताओ कि क्या हल होगा, जोड़ हल होगा या गुणा हल होगा। हाँ, सही बता रहे हो कि गुणा का नंबर है तो गुणा हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 4 से 4 एकम 4, इसको नीचे की संख्या का आपस में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 4/5। तो इसका आंसर तो आया 4/5 और इसका आया 13/, ये पहले से ही है 13/5। तो 13/5 और 4/5 को जोड़ेंगे, चूंकि इनका अंश हर एक जैसा है तो ये भी 13 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। 13 और 4 17, 17/5। तो पूरे सवाल का आंसर आया अपना 17/5। अब 17/5 और 126.75 में कितना अंतर है, तो ये एक संख्या तो अपनी है पॉइंट वाली और ये संख्या है अपनी भिन्न वाली। तो ये पॉइंट वाली और भिन्न वाली दोनों एक जैसी नहीं है, तो पहले इसको भी हम पॉइंट वाली बना लेते हैं। तो पॉइंट वाली कैसे बनाते हैं, भाग दे करके 5 एकम कितना है, 17/5 है। अपना सवाल का आंसर कितना है, 17/5। 5 15 बच गए, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 5 चौक 20, 3.40, 3.4 या 3.40 और 126.75 में अंतर निकालो। अंतर का मतलब होता है फर्क, गैप।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा करके हमेशा गैप को निकाला जाता है, अंतर को निकाला जाता है। 5 में से 0 गए तो 5, 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, 2 में से 2, 1 में से 1, तो 123.35 इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, 123.35 ए नंबर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या दूसरी संख्या से 1227 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 1227 अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या तो छोटी है और एक संख्या बड़ी है 1227। तो हमने मान के चलो छोटी संख्या तो हमने क्या मान ली, x छोटी वाली, और बड़ी वाली क्या हो गई 1227 अधिक कर दी x से। समझ में आ रही है ना। अब इनका योगफल, इन दोनों को, ये संख्या है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का योगफल कितना बताया है 21,277। 21,277 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले दोनों छोटी को बड़ी को पहले ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर जो उत्तर पूछा होगा उसी पे आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो x और x प्लस 1227, ठीक है। और दोनों को जोड़ करके योगफल बराबर में कितना रखेंगे 21,277। हमेशा जो आंसर होता है, जब समीकरण बनाते हैं, समीकरण का मतलब होता है एक तराजू बनाते हैं, तराजू का एक पलड़ा इधर होता है, एक पलड़ा इधर होता है। तो तराजू में एक तरफ तो सवाल रख देते हैं और एक तरफ उसके उत्तर को रख देते हैं, तो दोनों बराबर बैठने चाहिए। तो एक तरफ तो हमने इसका उत्तर रख दिया और एक तरफ ये सवाल रख दिया, ठीक है, बीजीय संख्या में। अब दोनों को जोड़ दिया, अब उसको हल करो। समीकरण तो सब बच्चे, प्यारे बच्चों, हल करना जानते हैं ना, बिल्कुल इजी होता है। x वाली संख्या को तो आपस में जोड़ लेंगे 2x और 1227 को उस साइड में भेज देंगे। तो हमेशा उल्टा होता है, इधर से उधर ले आने का, इधर से वापस उधर लाने का, मतलब दाएं से बाएं ले आना, बाएं से दाएं ले आने का, हमेशा उल्टा हो जाता है। गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़, ये तो सब जानते हैं ना, बिल्कुल इजी है। तो 21,277 में से 1227 हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि इधर जुड़ रहे हैं तो उधर जाएंगे तो घटे जाएंगे। 7 में से 7 गए 0, 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 2 गए तो 0, 1 में से 1 गए तो 0, 2 की 2, 20,050 बचे बराबर 2x। अभी हमारा पूरा समीकरण नहीं हल हुआ है। समीकरण जब तक हल नहीं माना जाता है तब तक एक तरफ x ना रह जाए। समझ में आ रही है। तो अभी हम x, और कई बच्चे तो क्या करते हैं, हम जब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं तो x किसी भी प्रकार रख देते हैं, सर जी x रह गया एक तरफ। बताओ, x रहने का सिस्टम है, धीरे धीरे संख्याओं को एक साइड भेजते चलते हैं, मतलब क्रम होता है उसका भेजने का। पहले जोड़ किए उसको घटाओ में करो, सादा संख्याओं को एक तरफ ले जाओ, ये तरीका है। और जो बीजीय संख्याएं हैं x वाली, उनको आपस में आप एक साइड में रख लो, और उनको जोड़ रही हो तो जोड़ लो, गुणा हो रही है तो गुणा कर लो। समझ में आ रही है ना, एक सिस्टम होता है उसका। तो 2x बराबर 20,050, तो x बराबर 20,050 बटे 2, तो 2 एकम 2, भाग टूटेगी 0, भाग टूटेगी 0, और 2 दूनी 4, और एक यहां शेष फल बचा तो यहां लगा लेंगे, तो 2 पंजे 10। तो x का मान, x हमने कौन सी संख्या मानी, छोटी या बड़ी, तो x छोटी मानी तो 10,025। कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि बस आ गया उत्तर, x का मान है 10,025 आ गया, और वो क्या करते हैं, नवोदय वाले बहुत ही चालाक होते हैं, वो जान जाते हैं कि छात्र को बेवकूफ बनाने के लिए कोई किसी ना किसी चीज में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसा भी ऑप्शन रखते हैं जिसमें छात्र फंस जाएं, और उन्होंने पूरा सवाल पढ़ा नहीं है कि उन्होंने बड़ी संख्या पूछी है कि छोटी संख्या पूछी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा भी ऑप्शन दे रखा है जिससे छात्र फंसाने वाला, तो इस पे अगर आप टिक लगा देंगे तो आप फंस जाएंगे। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि पहले दोनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो दोनों संख्याएं, पहले छोटी तो आ गई अपनी 10,025, और अब बड़ी, तो 10,025 से बड़ी
1227। तो 7 और 5 12 की 2, 2 और 2 4 और 1 5, और 0 की 0 और 2 2, और 0 और 1 1, और 1 की 1, 11,252। तो बड़ी संख्या कौन सी निकल करके आई प्यारे बच्चों? 11,252। तो राइट आंसर होगा 11,252। तो उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल आपकी पूरी समझ में आया होगा, और ऐसे ही इसी प्रकार के सवाल आपको सीखने के लिए हमने हर एक 6 सवालों का, बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों का, प्रिय बच्चों आपकी तैयारी को निखारने के लिए, अच्छे करने के लिए हमने 6 सवालों के बहुत ही अच्छे हमने बिल्कुल छांट करके रख रखे हैं। उनके हर एक सप्ताह में हम आपके लिए वीडियो डालते चलेंगे, हर एक समय पर वीडियो डालते चलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सात 7045 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 7045 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि कितने से विभाजित हो जाए? 29 से। 7545 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? पहले 29 का भाग तो देकर के देखो कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा होगा तो फिर तो हमें एक भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। भाग जाने का मतलब होता है कि शेषफल बच रहा है या नहीं बच रहा है। शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब भाग नहीं जा रहा है, और शेषफल नहीं बच रहा है तो इसका मतलब भाग जा रहा है। मतलब भाग जाने का मतलब है कि पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 29 का भाग दो, 29 दूनी 58। बच गए कितने? 15 में से 8 गए तो 7, 7 में से और 6 में से 5 गए तो 1, अंक होता है 4 का। 29 छिक्का 9, 29 छिक्का 174, 29 छिक्का कितने? 174। 174 में से 174 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, अंक उतारने का नंबर है 5 का। अब 29 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी 0। अब हमारे पास इसका मतलब है कि भाग नहीं जा रहा है, शेषफल बच रहा है, तो हमारे पास कमी कितने की पड़ रही है? देखो 5 तो हमारे पास है ही है, और भाग देना है हमें 29 का। 29 के बाद भाग जाता है। भाग जाने का सिस्टम कैसा होता है? जब कभी भी किसी भी संख्या का भाग देते हैं, जैसे मान के चलो 7 का भाग दे रहे हैं, तो 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 एकम 7, फिर अगली संख्या में किस में जाएगा? 14 में, मतलब 7 जोड़ करके। फिर अगली संख्या में किस में जाएगा? 21 में, मतलब फिर 7 जोड़ करके। फिर किस में जाएगा? 28 में, मतलब फिर 7 जोड़ करके, मतलब 7 जोड़ करके। ऐसे ही इसी प्रकार 29 का भी भाग, हर कोई सी भी संख्या हो तो 29 का भी भाग कैसे है? 29 जोड़ करके, फिर 29 जोड़ करके, फिर 29 जोड़ करके। तो इसका मतलब है कि 260 बार 29 जोड़ चुके हैं, और अभी एक बार और कितने की कमी पड़ रही है? देखो, तो 29 हमारे पास 5 तो ही है, तो 29 में से 5 घटा देंगे तो अभी हमारे पास कमी पड़ रही है 24 की। तो हमारे पास 24 कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब है 7545 में हम 24 और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 2 4 और 2 6, और 5 की 5 और 7 की 7। तो इसका मतलब 7569 संख्या है वो 29 से भाग चला जाएगा। पहले जा रहा था 260, अब की बार चला जाएगा 261 बार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल है, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर 75 सेमी है। इसकी चारों दीवारों पर 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने, पेंट मतलब पुताई कराने का खर्च क्या हुआ? 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 7 रुपए प्रति मतलब खर्चा दे रखा है प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक वर्ग, एक जो डिब्बा है ना, एक डिब्बा मतलब एक वर्ग, उस पर अगर इतना बड़ा, कितना बड़ा साइज लिखा हुआ है मीटर, मतलब मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा,
तो उसका जो उस पे पेंट कराएंगे तो 7 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि कमरे की चारों दीवारों पर कितने वर्गों की जगह है। तो वर्गों जगह निकालने का सूत्र, जगह को चाहे तो जगह कह लो आप, चाहे किताब की भाषा में क्षेत्रफल कह लो। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है चारों दीवारों का क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई। तो दो तो अपने पास है ही है सूत्र की, लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई में थोड़ा सा लफड़ा दे रखा है, 1 मीटर में दे रखी है, थोड़ी सी 75 में दे रखी है, सेमी में दे रखी है सॉरी, तो 2 मीटर 75 सेमी। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, मीटर बना लेंगे, क्योंकि सबको मीटर में बना के लिख रहे हैं तो इसको भी मीटर में बना के लिखेंगे। तो 2.75, सॉरी ये गलत हो गया, यहां गुणा का चिन्ह नहीं आएगा, यहां प्लस का आएगा। तो 4 और 3 7, कोष्टक को हल करेंगे 7 और 7 का गुणा 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 का गुणा 2.75 से करेंगे तो 14 पंजे 70, हासिल की 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितने हो गए 98, 7 105, हासिल की हो गए 10 और 14 दूनी 28, 28 और 10 38 और 2 के बाद पॉइंट, तो 38.50 वर्ग मीटर की जगह है चारों दीवार। 38 वर्ग बन रहे हैं, कितने वर्ग बन रहे हैं 38 वर्ग और 0.50 और 0.50 का मतलब होता है आधा वर्ग और। तो इसमें एक वर्ग मतलब एक प्रति का मतलब होता है एक वर्ग पर कितना खर्चा आ रहा है 7 रुपए का, तो 38.50 पर कितना आएगा 7, 0 7 पंजे 35, हासिल की 3 और 7 8 56, 56 और 3 59, हासिल की 5 और 7 21, 21 और 5 21 और 5 हो गए 26, तो 2 के बाद पॉइंट 269 रुपए और 50 पैसे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, ए नंबर 269 रुपए और 50 पैसे का खर्चा आएगा चारों दीवारों पर पुताई कराने का। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है अपना, देखो कौन सा है, एक खिलाड़ी के 11 मैचों के रनों का औसत 43 है, एक मैच और खेलने के बाद उसके रनों का औसत 42.50 हो जाता है। तो इसके अंतिम मैच के रन, अंतिम मैच मतलब 12वें मैच के रन पूछे हैं 11 मैचों तक, तो उसने 43। पहले सबसे पहले विद्यार्थियों आपको यह समझ में आना चाहिए कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब होता है किसी भी चीज को सभी के हिस्से में बराबर बराबर बांटना, समझ में आ रही है ना। तो बराबर बांटे गए हैं ये रन, तो 11 मैचों में किसी में 10 बनाए हैं, किसी में 20 बनाए हैं, किसी में 25 बनाए हैं, किसी में 30 44, किसी में 100, किसी में 0। तो इस प्रकार सबके जोड़ करके और फिर 11 का भाग दिया, सबके हिस्से में बराबर बांटा, तो सबके हिस्से में कितने रन आए 43। तो सभी मैचों के 11 मैचों के कुल रन कितने हो गए, तो 43 इंटू 11, तो 11 3 33, हासिल की 3, 11 चौक 44 और 3 47, 473 रन। 11 मैचों तक इन्होंने जो कंप्लीट रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने 473 रन बनाए हैं। अब एक मैच और खेला है उसने, तो एक मैच और खेला है तो इसका मतलब 11 की जगह 12 मैच हो गए इसके, तो फिर औसत कितना हो जाता है 42.50। तो 42.50 मतलब हर एक में 42.5 तो 12 का गुणा करके फिर देखो कि कितने रन हो जाएंगे इसके 0, 12 पंजे 60, 60 की 0, हासिल की 6, 12 दूनी 24, 24 और 36, हासिल की 3, 12 चौक 48, 48 और 3 51 और 2 के बाद पॉइंट। इसका मतलब है 510 रन हो जाएंगे। तो 510 और वास्तविक 11 मैचों में 473, इसका मतलब है जो अतिरिक्त रन बढ़ रहे हैं, अलावा रन बढ़ रहे हैं, वो कौन से मैच में बढ़े हैं 12वें मैच में। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सत्य बात है कि जो अधिक रन हैं वो कौन से मैच में रन बनाए होंगे 12वें मैच में। तो 510 में से आप 473 रन को क्या कर दो माइनस, 510 में से 473 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
500 तक ही हो गए, 27 और 10 37 में, तो 12वें मैच के कितने रन होंगे? 37। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दुकानदार 25 पैसे की दर से कॉपी तथा 60 पैसे की दर से पेंसिल बेचता है। तो रवि के पास 15 पेंसिलें हैं। अब उसने भाव बता दिया कि मतलब सवाल वाले ने अपना भाव बता दिया कि 25 पैसे की दर से तो क्या बेचता है? कॉपी। दर मतलब होता है हिसाब, दर कह लो, इंग्लिश में रेट भी कह देते हैं, दर कह दो चाहे हिसाब कह दो, समझ में आ रही है ना? ये सब एक ही चीज है। तो ज्यादातर जो किताबों में चलता है वो दर चलता है, इंग्लिश की किताबों में रेट के नाम से आता है, ठीक है। और सादा भाषा में कहते हैं, अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हिसाब से, ठीक है। तो एक दुकानदार किस हिसाब से 25 पैसे के हिसाब से 25 पैसे की दर से तो कॉपी बेच रहा है, और 60 पैसे की दर से क्या बेच रहा है? पेंसिल बेचता है। तो रवि के पास 15 पेंसिलें हैं। तो पहले ये देखो कि रवि के पास कुल रुपए की कितने की पेंसिलें हैं, तो इसके बदले में कितनी कॉपी ले सकता है? तो 15। तो पेंसिलों का भाव है क्या? 60 पैसे। तो 15 × 60 पैसे में पैसे का गुणा करेंगे तो उत्तर भी पैसे में आएगा। 15 × 90 और 1 0, 900 पैसे की उसके पास, 900 पैसे की उसके पास, 900 पैसे या 9 रुपए, या 9 रुपए की उसके पास पेंसिलें हैं। अब हमें उसके बदले में लेनी क्या है? हमें लेनी है उसके बदले में कॉपी। तो कॉपी 25 पैसे की है, तो 900 पैसे में आप 25 का भाग दे दो, तो कितनी देखो कॉपी आ जाएंगी? 25 × 75 और बच गए 15, अंक उतारा 1 0, 25 का 150, 36 कॉपी, 36 कॉपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। तो ये अपने सुपर 6 सवाल थे। अगर आपने इन सवालों का बखूबी बिल्कुल अच्छे तरीके से अध्ययन किया, समझ करके, तो ये आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना देंगे। तो इसी प्रकार के आप सवालों को हल करते रहिए, और मैं अगले वीडियो में फिर सुपर 6 के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। आप हमारे वीडियो को एक बार फिर कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपके साथ और भी बहुत सारी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए सामग्री आती रहेंगी, और आपको मैं और भी बहुत सारी पेपर देने से पहले इतनी चीजें बताऊंगा कि जो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी, कि जैसे आंसर शीट कैसे भरते हैं, परीक्षा देते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिक्स हैं। पेपर देना एक होशियारी से ही पेपर पास नहीं किया जा सकता है। पेपर देने के लिए आपको एक कला भी आनी चाहिए। पेपर देने, जिस प्रकार एक पहलवान होता है ना, पहलवान में ताकत ही नहीं, ताकत के साथ उसमें एक कला भी होती है अपने प्रतिद्वंदी को हराने की। समझ में आ रही है कि नहीं? तो पेपर एक कला से जीता जाता है, ना कि केवल होशियारी नहीं चलेगी आपकी, केवल इंटेलिजेंस ही नहीं चलेगी, उसके लिए आपको दाव पेच आने चाहिए पेपर को फाइट करने के। तो हर एक चीज को मैं आपके साथ बिल्कुल बखूबी, बिल्कुल एक अपने संपूर्ण ज्ञान को आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहना पड़ेगा। और इस ऐसे ही अगर आप मुझे देखते रहेंगे तो मैं हर एक प्रकार का आपको ज्ञान दूंगा। धन्यवाद।